हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान के पार्ट 1 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप इस साल 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपचयन तथा उपचयन की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं हम उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोजित होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोजित होती है यानी ऑक्सीजन मिलती है, वो हमारी उपचयन अभिक्रिया होती है। अब आइए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से संयोग होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसके उदाहरण में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से सहयोग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। आइए तो अब अपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है ऑक्सीजन की हानि होती है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब आइए हम अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में यदि हम इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास करके कॉपर में अपचयित हो जाती है। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन का ह्रास करके कॉपर में अपचयित हो जाता है। इसकी समीकरण हमारे पास Cu कॉपर ऑक्साइड H2 से क्रिया करके यानी गर्म करने पर ये कॉपर ऑक्साइड है वो अपचयित होकर Cu कॉपर में अपचयित हो जाती है। तो ये हो गई हमारी अपचयन अभिक्रिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। निम्न पदों में एक संचारण है और दूसरा है विकृत गंधिता। तो इन दोनों का हमें वर्णन करना है और एक साथ ही एक एक उदाहरण देना है। तो आइए पहले हम संचारण को देख लेते हैं कि संचारण क्या होता है। संचारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है। तो संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो इनका क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब है इनकी यानी हानि होने लगती है, क्षरण होने लगती है, यानी कि जो धातु होती है उसका कटाव होने लगता है, वो गलने लगती धीरे धीरे। इस प्रक्रिया को ही हम संचारण कहते हैं। तो ये होती है हमारी संचारण प्रक्रिया जिसमें धातु गलने लगती है और कमज़ोर होने लगती है। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है जब लोहे पर जंग लगना। तो आपने अक्सर घरों में देखा होगा, जब हम लोहे को खुले में रख दे बाहर तो उसमें बारिश के पानी से यानी नमी के कारण जंग लग जाती है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो उससे क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, तब जंग लग जाती है। तो वो धातु कमज़ोर पड़ जाती है और संक्षारण लग जाता है उसमें। तो ये होती है संक्षारण अभिक्रिया। आइए तो हम समझ लेते हैं अगला टॉपिक, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब ये अपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो कुछ पदार्थ आपने देखे होंगे जो ज़्यादा तेलीय या वसायुक्त होते हैं, उन्हें हम यदि लंबे समय तक रख देते हैं तो वो खराब अपचयित होकर और उनमें एक दुर्गंध आने लगती है। तो इस प्रक्रिया को ही जो दुर्गंध आने लगती है इसको ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब आइए इसको हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण है नमकीन। आपने देखा होगा यदि नमकीनों को दुकानदार हैं वो यदि अधिक समय तक रखे रहते हैं और सेल नहीं करते हैं तो उनमें दुर्गंध आने लगती है। इसी प्रकार चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाना, ये है हमारे विकृत गंधिता के उदाहरण। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपको याद रखना है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये है हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaNO2 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO2 का होल ट्वाइस। ये आपको याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो अपचयन हो रहा है और दूसरे का उपचयन हो रहा है, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है CuO + H2 एरो Cu + H2O। तो हमारे पास अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हो रहा है और उससे ऑक्सीजन की हानि होकर
कॉपर बन जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा अभिकारक है हमारे पास H2O यानी हाइड्रोजन गैस। इसका ऑक्सीकरण होकर हमारा H2O जल बन रहा है। तो ये होती है हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। इसी को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ आपको आज के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।